1990 के बाद जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, लकीली मैं उन सभी के अंदर था। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को अगर हाँ स्ट्रांग बनाना चाहते हो, हाँ तो उनको वो बोलिए जो आप बनाना चाहते हो। राइट वो मत बोलिए जो वो है। टफ हमारे लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम स्पेशल होते हैं। और मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, हमें चुना ही स्पेशल मिशन के लिए जाता है, हमें चुना ही स्पेशल मिशन के लिए जाता है। तो हमारे लिए कोई टफ नहीं होता है, हमारे लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी। यूनिफॉर्म मैंने उतारा, लेकिन यूनिफॉर्म ने मुझे नहीं उतारा है। यूनिफॉर्म तो मेरा स्किन बनकर रह गया है मेरे साथ। क्या बात। नमस्ते और स्वागत है आप सबका कॉफी विद कोच में, जहां हम फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन की नई लाइफ के रियल हीरोज की बात करते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो एक फादर है, वो एक फौजी है। मैंने अभी फादर बोला, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। इस सोल्जर ने भारत माँ की सर्विस लास्ट के 28 साल तक की है। उसके ऊपर से आज ये एक फौजी के पिता भी है। इनके बेटे अभी एयरफोर्स में काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। बाकी की स्टोरी हम लोग डेफिनेटली आगे देखेंगे। सो वेलकम सर। जय हिंद। आई विल ओनली कॉल यू सर, क्योंकि मैं आपका नाम नहीं ले सकता, आप बहुत बड़े हो उसके लिए। सो आई विल ओनली कॉल यू सर। सो वेलकम सर, वेलकम टू कॉफी विद कोच। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद। सो जब भी हमने बात की है इसके पहले फोन पे भी, तब आपने स्टार्ट ही हमेशा जय हिंद से किया, तो ऐसे क्यों? यस, वैसे भी देखा जाता है कि इनसाइड द हार्ट ऑफ एवरी सिटीजन हाँ देयर इज अ सोल्जर ऑफ हिज ओन कंट्री। ओके। और वो सोल्जर्स हम सब में है, हाँ तो हम उसको जगाना चाहते हैं। तो जय हिंद। ओह, मैं भी आगे यूज करूंगा। मैंने लास्ट टाइम एक ऐसे ही शो किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर हम लोग किसी को सैल्यूट करते हैं, अभी हम लोग अंदर मिले तो आपने ऐसे किया, तो मुझे लगा ये क्यों कर रहे हैं। देन आई अंडरस्टूड कि वो ऐसे होता है ना कि इफ समवन इज डूइंग सैल्यूट तो वो दोस्त है। अगर ये ऐसे होता है कुछ स्टोरीज के पीछे। देखिए सर, जो आप रिस्पेक्ट देते हो वही रिस्पेक्ट बुमरैंग होकर आपके पास वापस आ। राइट राइट। तो जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हो, तो वही डबल होकर आपके पास वापस आएगी। तो क्यों राइट। ना हम अच्छा ही दिया जाए। क्या? तो और देश के हर नागरिक के अंदर हाँ उस देश का सोल्जर होता है, तो हम इनडायरेक्टली उस सोल्जर को सैल्यूट कर रहे होते हैं, उस सोल्जर्स को जय हिंद बोल रहे होते हैं। राइट। वो सोल्जर्स हमें सैल्यूट करता है, हम उस सोल्जर को सैल्यूट करते हैं। क्या बात है सर, वो क्या? रिस्पेक्ट वापस आता है। डेफिनेटली मैं ये आगे ट्राई करूंगा, अप्लाई भी करूंगा खुद पे। मुझे आपके बारे में जानना है कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ। एक सोल्जर बनने का सपना बचपन से था ही, ये सोर्स क्या है इसका actually? हाँ, आप कभी भी किसी छोटे बच्चे को पूछोगे कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, हाँ तो उसका एक ही जवाब होता है, सोल्जर। हाँ वो तो है सर। लेकिन वो बनता है जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं। राइट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी नहीं मना किया। किसान का लड़का हूँ, हाँ और सैनिक बनने का ख्वाब था, हाँ। वो पूरा किया। तो कैसे थी जर्नी, मतलब यस, देखिए, शुरू से मुझे ऐसे लगता था कि मैं सेना में जाऊं, देश सेवा करूं और एडवेंचर्स लाइक करता था। हाँ तो 1990 में मेरा इन्रोलमेंट हुआ था। ओके मैं बीआरओ ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस कुलाबा से मेरा भर्ती हुआ था। और ओके मेरा यूनिट, मतलब मेरा रेजिमेंट था मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर अहमदनगर। तो मैंने 28 ईयर्स आर्मी में किया। ओके। मैकेनाइज के अंदर भर्ती होने के बाद मेरा पहला पोस्टिंग आया 5 मैक, जो कि लेह लद्दाख में था। मतलब बाप रे। तो लेह लद्दाख में 5 मैक, 5 मैकेनाइज 14 कुमाऊं, 4th ग्वालियर। ओके। 4th ग्वालियर की जो महाराजा की वो पलटन थी, 14 कुमाऊं। हाँ और 14 कुमाऊं से वो मैकेनाइज बनी थी। अच्छा। तो स्पेशली मैकेनाइज क्या होता है कि आर्मर्ड जब अटैक करती है, हाँ तो अटैक करने के बाद जो कैप्चर्ड जमीन होती है उसको थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना चाहिए था, उसके लिए इन्फेंट्री होनी चाहिए। ओ लेकिन इन्फेंट्री आने तक समय लगेगा, इसलिए मैकेनाइज बनाया गया, जिसके अंदर एक आईसीयू होती है, इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल, ओके। बीएमपी, जिसके साथ इन्फेंट्री भी चलती है। तो उसके अंदर सोल्जर्स होते हैं? यस यस, ओके वही। हाँ। जी, तो जैसे ही अपने
फायर किया, और फायर करने के बाद जो उस जमीन को कैप्चर करके रखने के लिए वहां पे इन्फेंट्री होनी चाहिए थी, ताकि वो इन्फेंट्री हाँ कुछ देर तक होल्ड करेगी, पीछे से जो इन्फेंट्री आएगी उसको वो हैंड ओवर करेगी और आगे मूव करेगी। तो ये इस तरह से मैकेनाइज बनाई गई है। बहुत टेक्निकल टैक्टिकल है ये, जी सर। नॉर्मल लोगों के लिए कुछ अलग ही है। आप स्पेशल फोर्सेस में भी थे? हाँ, मैंने 4 साल मैकेनाइज के अंदर करने के बाद हाँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने और कुछ एडवेंचर्स करना चाहिए। तो उस समय में 1994 1 पैरा एसएफ, 9 पैरा एसएफ और 10 पैरा एसएफ क्या तीन difference कमांडोज यूनिट थी उस समय केवल। ओके। तो फिर मैंने वॉलंटियर 1 पैरा एसएफ के लिए गया। तो उस समय 1 पैरा एसएफ उमराई कैंट में थी। ओके। तो वहां पर मैंने मेरा प्रोविजन किया। मेरे साथ डॉक्टर्स थे उस समय, मेजर गुलाटी सर थे जो जिन्होंने मेरे साथ प्रोविजन किया था। ओके। और हम 6 लोगों ने 6 लोगों ने स्पेशल फोर्सेस का प्रोविजन किया। अब फर्क डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? आपने जैसे 9 और 1 बोला था, तो हाँ, डिफरेंस मतलब उनका एओआर होता है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay. जैसे 9 पैरा एसएफ उधमपुर गढ़ी में है, हाँ। 10 पैरा एसएफ जोधपुर में है, हाँ 1 पैरा एसएफ नाहन हिमाचल में। तो ये हमारा जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हाँ हाँ हाँ। तो उस तरह से हम वहाँ पर डिप्लॉय हो जाते हैं, ताकि हम उस एरिया से अपने आप को मेंटली और फिजिकली जुड़ जाए उस एरिया। अच्छा, मतलब इंडिया का जो अलग अलग जोन है उसके अकॉर्डिंग सोल्जर्स को ट्रेन जी, किया जी, जाता है। ओके। तो ट्रेनिंग में क्या फर्क था? आप पहले से तो सोल्जर थे यार, उसके बाद में आप स्पेशल फोर्सेस में गए, तो कौन सा इजी था या फिर कौन सा ज्यादा टफ था? इजी तो वैसे कोई नहीं होता है, क्योंकि एवरीवन, नो वन इज परफेक्ट बट एवरीवन इज स्पेशल। एवरीवन तो सब अपनी जगह पर पूरे होते हैं और सही होते हैं। हाँ बस फर्क होता है अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है। हाँ इन्फेंट्री का सोल्जर्स भी उतना ही टफ होता है जितना टफ कमांडोज होता है, बस कमांडोज उसके एक कदम आगे करता है। जी, किस तरह से? हाँ। मैं ट्रेनिंग से बताता हूँ आपको, क्योंकि यस सर। हमारे पैरा एसएफ में जो ट्रेनिंग होती है उसमें 10 किलोमीटर स्पीड मार्च 17.5 kg वेट लेकर, ओके। उसके बाद 20 किलोमीटर स्पीड मार्च 17.5 kg वेट लेकर, 30 किलोमीटर स्पीड मार्च 17.5 kg वेट, ओके। लास्ट का स्पीड मार्च होता है 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च 17.5 kg वेट लेकर। आपने जो पिट्ठू पहना हुआ होता है वो आपकी कमर पर रगड़ खा खा कर हाँ। एक स्टैम्प बन जाता है गोल सा, ये जो सुना था कहते मैंने, हैं हाँ। कमांडो स्टैम्प। कमांडो स्टैम्प, हाँ। और वो स्टैम्प लाइफ टाइम आपके पास रहता है। राइट, हाँ। और जब हम सेना में जाते तो इस तरह से ट्रेनिंग करवाते हैं और फिजिकली मेंटली फिट करते हैं, हाँ माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। राइट, हाँ। तो इस तरह से है। और 1 पैरा एसएफ मेरे लिए, हाँ। मैंने 17.5 साल किया है। एक सिपाही का कलर सर्विस मैंने उसमें किया है। मतलब क्या होता है ये? मतलब 17.5 ईयर्स 17.5 साल मैंने वहाँ पे पैरा एसएफ का सर्विस किया है। ओके। और हाँ, उसमें पैरा एसएफ क्या होता है? पैरा एसएफ अपने जगह से 2 साल के लिए श्रीनगर के अंदर चला जाता है। वो स्पेशल होते हैं, ओके। मतलब इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। ओके। इम्पॉसिबल का मतलब होता है पैरा एसएफ के लिए आई एम पॉसिबल। ओके। व्हेन यू गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। गोइंग, यस। कमांडो उस समय अपने कैंप से बाहर निकलता है जब आम आदमी सोच भी नहीं सकता है घर से बाहर निकलने के लिए। -डिग्री टेम्परेचर हो, बर्फ गिर रही हो, बारिश गिर रही हो, हाँ। बर्फ गिर रही हो, उस समय कमांडोज निकलता है। राइट। और केवल निकलता ही नहीं, तो दुश्मनों की गर्दन काट कर लेकर आता है। इसलिए बोला जाता है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। When you going gets tough, tough gets going। गोइंग, यस। और हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, सबसे पहले आपको पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा बनाया जाता है। तो उसके बाद फिर आप ऐसे बनते हो कि आपके मतलब आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड होता ही नहीं है। और एक अटैक का मैं सिचुएशन बताता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि श्रीनगर से 40 किलोमीटर
पर एक तराल नाम का विलेज है, ओके और उस विलेज से नॉर्थ साइड में डुंगलर नाम का फॉरेस्ट है। ओके हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि डुंगलर फॉरेस्ट के अंदर 5 टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो हमने उनके ऊपर अटैक करना। उससे पहले 21 मार्च 2009 को हमारे मेजर मोहित शर्मा, सेना मेडल मरणोपरांत अशोक चक्र, 21 मार्च 2009 को शहीद हो गए थे। तो उसका एक हमारे अंदर एक जुनून आ गया था कि बस हमने जहां पर भी हमें ये टेररिस्ट मिलता है उनके ऊपर हाइड आउट कर, उनके ऊपर रेड करना और उनको खत्म कर। तो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। हमने रात 9 बजे मूव करना शुरू कर दिया अटैक के लिए, रेड करने के लिए। यस हमारे साथ 22 कमांडोज थे, पीठ के ऊपर 27.5 की वेट, ठोस एमिनेशन, क्योंकि जब हमारा टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट होगा हाँ तो एमिनेशन ही आपको बचा सकता है। राइट, खाना नहीं। वो खड़ी पहाड़ी थी, और हमने जब रात को मूविंग शुरू कर दिया, हाँ अगर हम 4 कदम ऊपर चढ़ते थे तो 6 कदम नीचे आ जाते थे, इतना खड़ा पहाड़ी था। और पहाड़ियों पे जब आप वेट लेकर मूव करते हैं तो इवन -डिग्री टेम्परेचर होगा तब भी आपको पसीना आ जाएगा। राइट राइट। और जब आप चलते समय थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हो, रुकते हो, तो वही पसीना बर्फ की तरह ठंडा होकर आपके शरीर को यातना दिया। हम पूरी रात भर मूव करते थे। पूरी रात मूव करने के बाद हम उस हाइड आउट की जगह पर पहुंच गए। हमने चारों साइड से कॉर्डन कर दिया और हम इंतजार करने लगे फर्स्ट लाइट होने का, कि जो ही फर्स्ट लाइट होगी टेररिस्ट बाहर आएंगे और हम उनको शूट करेंगे। यस हाँ। हमने देखा कि उतनी देर में पीछे से कुछ आहट आ रही है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो टेररिस्ट थे, गन लेकर आ रहे थे। तो हमने सबसे पहले उनको एंगेज करना शुरू कर दिया, हमने फायर खोल दिया। हाँ हमारे फायर खोलते ही जो टेररिस्ट हाइड आउट में छुपे थे वो भी बाहर आ गए। ओके दोनों साइड से हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हो गई, और वो उनका हाइड आउट था, उनका वो गढ़ था जहां पर एम्युनिशन का स्टोरेज था। तो हमारे ऊपर बुरी तरह से बारिश की तरह गोलियां चलने लगी। उसी समय एक बर्स्ट आया और मैं ऑन द स्पॉट नीचे गिर गया। अच्छा मेरे गिरते ही मेरे साथी मुझे बचाने के लिए मेरे पास आने लगे। उस समय मेरी एज 40 साल थी और 20 साल मेरी सर्विस हो चुकी थी। तो मुझे सर्विस के एक्सपीरियंस से पता था कि जब आपके साथी को गोली लगती है और आपके साथी उनको उसके पास आते हैं तो टेररिस्ट एम लेकर उनको शूट करता है। राइट। तो मैंने मेरे साथियों को बताया कि आप मेरे से दूर हो जाओ, नहीं तो वो एम लेकर आपको फायर करेंगे। लेकिन मेरे साथी में से एक कमांडोज ने मेरी दोनों टांगें पकड़ी और घसीटता हुआ वो मुझे साइड ले गया। उसने मेरा वेट रिमूव किया और वो मुझे फर्स्ट एड देने लगा। पहली बार हेलीकॉप्टर आया सुबह 9:30 बजे। और ये हुआ कितने बजे था? और मुझे गोलियां लगी थी सुबह 5:30 बजे। ओके फर्स्ट लाइट। हाँ। इतनी देर तक मैं वहां पर तड़प रहा था, और मैं तड़प रहा था लेकिन मैं चिल्ला नहीं रहा था, क्योंकि जब आप चिल्लाते हो इमोशनली आपके दोस्त आपकी तरफ आना शुरू करते हैं। राइट। तो मैं चिल्लाया नहीं, पेन दर्द बुरी तरह से हो रहा था और आंखों में से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो इसलिए कि कहीं मेरी आवाज सुन के मेरे साथी मेरे नजदीक ना आ गए, और मैं चुपचाप पड़ा रहा। जो ही हेलीकॉप्टर आया, मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स पायलट के साथ को पायलट बनकर आए थे, और जब अपने साथी को गोलियां लगती है तो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स जो ऑफिस रूम में बैठे हुए होते वो लोकेशन छोड़कर ग्राउंड में आ जाते हैं। तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स पायलट के साथ को पायलट बनकर आए। उन्होंने एरिया का रेकी किया। वो वहां पर चीड़ के पेड़ थे, तो घना जंगल था। तब तक ये मिशन खत्म हुआ था? नहीं, मिशन तो चल रहा सर। मिशन तो चलता रहता है। हमारा मिशन तब तक खत्म नहीं होता है जब तक हम टेररिस्ट को खत्म नहीं करते। मतलब वो खत्म नहीं हुआ था, इसके बीच में हेलीकॉप्टर आ गया? जी। फायरिंग चल रहा है, मिशन चल रहा है, फायरिंग चल रहा है,
नहीं, जो जनरली हम लोग मूवीज में देखते हैं कि ऐसे चल रहा है, हेलीकॉप्टर आता है, इट्स लाइक अ मूवी सीन काइंड नहीं नहीं सर, तो मूवीज में और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। आ, तो ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन का ही एक पार्ट था सर। ओके। तो जब हेली आया तो टेररिस्ट को दबाए रखने के लिए हम टेररिस्ट के ऊपर फायर शुरू कर दिया, मैक्सिमम फायर हमने देना शुरू कर दिया ताकि हेली अपना काम कर सके। राइट। हेली ने रोप नीचे डाला, स्लाइडिंग रोप, हाँ। और हम सभी कमांडोज के पास 9 मीटर का रोप होता है। ओके। तो मेरे साथियों ने अपना अपना 9 मीटर का रोप खोला और मेरे लिए चेस्ट हार्नेस बनाया, सीट हार्नेस बनाया। ऊपर से जो रोप डाला गया था, स्लैडिंग रोप, उसको कैराबिनर सीलिंग से मुझे लटकाया गया। और जो ही हेली मुझे खींचेगा उससे पहले मैंने दोनों हाथों से उस रोप को ग्रिप कर दिया, क्योंकि मुझे पता था गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ट्रू, वेरी ट्रू। जब तक आप अपनी मदद करना नहीं जानते हैं तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। यस, ट्रू। मेरे रोप ग्रिप करते ही मेरे साथियों ने तालियां बजाई। उनको उनको वो इसलिए क्योंकि उनको अच्छा लगा कि अभी तक अपने साथी ने जान और दम नहीं छोड़ा अब तक। हाँ। वहां से अगर मैं हेली को उस तरह से ग्रिप नहीं करता तो हेली मुझे कमर से तोड़ देता। इसलिए मैंने उस हेली के जो स्लाइडिंग रोप था उस रोप को इस तरह से ग्रिप किया। अच्छा। वहां से मुझे लटकाते हुए हेली दूसरे पहाड़ी पर लेके गए। ये कितना डिस्टेंस था और आप हवा में लटक के 5 मिनट का वो मेरा ड्राइविंग। और जब वो आप वुंडेड थे उस केस में आपको लटका के लेके जा रहे हैं। वुंडेड हूं मैं, नीचे फायरिंग चल रहा है और इस तरह से लटकाते हुए मुझे दूसरी सेफ पहाड़ी पर हेली लेके गया। हाँ। वहां पर मुझे फिर नीचे ड्रॉप कर दिया गया और जब वो ड्रॉपिंग होता है वो बहुत जोर से होता है। तो ड्रॉपिंग किया गया, मैं जोर से जमीन पर गिरा। हाँ। क्योंकि हेली तो एकदम प्रेशर से अप डाउन। राइट। हाँ, हावर करते हैं। यस, हार्वरिंग करता है। हाँ। और फिर वो मुझे वहां पे ड्रॉप कर दिया गया। हाँ। हाँ, मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स आए, हेली टच ग्राउंड हो गया। हाँ। मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स आए और मुझे उठाने की कोशिश करने लगे। तो मैं पूरा खून से लथपथ हुआ था। हाँ। मुझे उठाने की कोशिश में सर के यूनिफॉर्म में भी पूरा खून लग गया। और फिर उन्होंने आदेश दिया मुझे, कमांडोज उठो और चलकर हेलीकॉप्टर में जाकर बैठो। हम सोल्जर्स मरते मरते भी अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश का पालन करते हैं। मैं उठा और चलकर हेलीकॉप्टर में जाकर बैठने लगा। पायलट ने कमेंट दिया, यार गोलियां किसको लगी है? दोनों चलकर आ रहे हैं, दोनों खून से लथपथ है, गोली लगी तो किसको लगी है? अरे बाप रे। तो जाहिर है उस पायलट ने मेरा मुराल अप करने के लिए इस तरह से कमेंट दिया था। हाँ। वहां से फिर हेली 92 बेस हॉस्पिटल में श्रीनगर के अंदर लाया गया। राइट। और फिर मुझे एम्बुलेंस में डाला गया। हाँ। 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। जनरली यहाँ पे वुंडेड सोल्जर्स होते हैं। हाँ, यस। और जो ही उस मिलिट्री हॉस्पिटल में मैसेज आता है कि जख्मी कमांडोज को लाया जा रहा है, वो पूरा हॉस्पिटल स्टैंड बाय हो जाता है। आर्मी मेडिकल कोर के ऑफिसर्स, नर्सिंग असिस्टेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स सब रेडी हो जाते हैं कि कब सोल्जर्स हमारे पास आएगा और कब हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। सर, मिलिट्री हॉस्पिटल, सैनिक अस्पताल के अंदर सोल्जर, सैनिक स्ट्रेचर से लाया जाता है और जब वो जाता है तो अपने पैरों पर चल कर जाता है। क्या होता है? इतना ट्रस्ट होता है हमें उनके ऊपर। तो जो ही मैं वहां पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि क्या नाम है आपका? मैं बोला हवलदार रमाकांत। बोला बेटा रमाकांत, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। सर, अगर मरने का डर होता तो कमांडोज में नहीं जाता। उन्होंने बोला तब बच्चा है, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेके चलो। okay. वहां पर मेरे ऊपर 1.5 से 2 घंटा सर्जरी चली। तो आपको गोली कहाँ पे लगी थी? मुझे एक गोली क्योंकि यहाँ से की थी, आगे बुलेट प्रूफ जैकेट था, वो अंदर तक हो गई थी। okay. यस। और फिर वहां पर जब मुझे वहां पे फर्स्ट एड, मेरे ऊपर 1.5 से 2 घंटा सर्जरी चली। हाँ। जब मुझे होश आया, मेरे ऑफिसर्स वहां पर आए गए। मेरा पहला सवाल था ऑपरेशन सक्सेस हुआ या नहीं, मेरे साथी कैसे है? हाँ।
उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप अपने वाइफ को रिंग करो, आप उसको बता दो कि आपको गोली लगी है, क्योंकि जब प्रॉपर चैनल पुलिस आपके घर जाएगी और उसको बताएगी कि इस तरह से इंसिडेंट हुआ है, तो हो सकता है वो झटका बर्दाश्त नहीं कर बर्दाश्त नहीं कर पाते। राइट। उस समय श्रीनगर के अंदर जितने जख्मी सोल्जर होते थे उनको 3 मिनट का टॉक टाइम वाला एक छोटा सा सैमसंग 2000 का मोबाइल मिलता था। ओके। श्रीनगर के जो बेस हॉस्पिटल में सैकड़ों जख्मी सोल्जर होते थे, जैसे कि अभी आपने बोला, सैकड़ों जख्मी सोल्जर होते थे। किसी के हाथों में बर्फ लगने से हाथ कटा हुआ, किसी के पैरों में बर्फ लगने से पैर कटा हुआ, किसी को गोलियों का ब्रस्ट लगने से बॉडी पार्ट्स उड़ा हुआ। सभी को अपने घर में बात करने के लिए 3 मिनट का टॉक टाइम मिलता था। ओके ना। मुझे मिला, मैंने पहला कॉल लगाया, शाम का समय था, वाइफ ने उठाते ही वो सरप्राइज हो गई। तो मोबाइल नंबर से रिंग आया हुआ है। मैं बोला हाँ। बोला क्यों? मैंने बोला कुछ नहीं यार, ऐसे ही पिकनिक में गया था, पिकनिक हमारा कोड वर्ड था। अच्छा। अब पिकनिक में आया था तो फिसल गया और पेड़ की टहनी चेस्ट में घुस गई, तो थोड़ा हॉस्पिटल में आया था। उसने बोला किसने कमांडोज बना दिया? आपको चलना नहीं आता है, चलते समय गिर रहे हो, पेड़ की टहनियां छाती में घुस रही है, किसने बना दिया आपको कमांडोज? तो इस तरह से मेरा टॉक टाइम समाप्त हो गया। फिर मैंने दूसरे दिन दोबारा कॉल लगाया। अभी उसका जो सरप्राइज था वो यकीन में बदली हो गया, क्योंकि 6 साल तक वो मेरे साथ थी। ओके। और पैरा में क्या होता था कि हम लोग 2-2 साल के लिए श्रीनगर में जाते थे, पीछे हमारा परिवार रहता था, और परिवार दिन तो कैसे कैसे कट जाता था, शाम नहीं कटती थी, रात नहीं कटती थी। तो रात का खाना जब बच्चों को खिला देने के बाद सारी फैमिली, सारी जो हमारी वाइफ वगैरह, जो फ्रेंड्स और वाइफ थी, वो बाहर बैठकर गप लगाती थी कि कहीं अभी रेडियो सिग्नल आएगा और फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। रेडियो सिग्नल आता था, तो कई बार रेडियो सिग्नल आता था कि आज कमांडोज ने टेररिस्ट को मार गिरा है। हाँ। सभी खुशी से खाना खाते थे। राइट। हाँ। कभी मैसेज आता कि आज कमांडो शहीद हो चुका है। कई दिन तक उस कैंप में खाना बनता था बच्चों के लिए, हर परिवार एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता था। और तो उसने इस तरह से देखा था कि ऐसे होता है, इसलिए उसने मुझे बताया था कि आप मुझे किसी पुणे में किसी जगह पर सेटल कर दो, वहां पे मैं रेंट से रहूंगी और बच्चों का एजुकेशन पूरा करते रहोगी। तो इस तरह से आप अपना सर्विस आराम से कर पाओगे। क्योंकि जब आप चले जाते हो तो हमारा यहाँ पे समय नहीं कटता है कि किस तरह से क्या होगा। ये फैमिली के लिए कैसे होता है? अगर एक सोल्जर है तो इतनी देर मतलब दूर रहना, ऊपर से हर दिन एक डर भी है ना कि कब क्या हो जाए पता नहीं है। जी। ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं कहते हैं? एक सोल्जर जितना सेक्रीफाइस करता है, हाँ, उससे कई गुना ज्यादा उसका परिवार सेक्रीफाइस करता है। और सोल्जर जितना टफ होता है उससे ज्यादा टफ उसका परिवार होता है, क्योंकि उनके टफनेस की वजह से ही वो आगे दुश्मन से फाइट कर सकता है। राइट। चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम। हाँ। वैसे ही ये जो टफनेस होता है ये सारा आपको घर से मिलता है। और अगर एक सोल्जर लड़ता है तो उसके पीछे उसका परिवार होता है, उस देशवासियों के थॉट्स होते हैं, जिनको पता होता है कि मेरे देश के सोल्जर्स वहां पे लड़ रहे हैं। राइट। आपके मतलब शायद से आपका बेटा भी है एयरफोर्स में, राइट? तो तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपको लगने के बाद भी आपने बेटे को कैसे भेज दिया? तो अब मैं ये मेरा स्टोरी वही कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो फिर मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि आपको क्या हुआ है? हाँ, दूसरे दिन। क्योंकि उसको सरप्राइज जो था वो यकीन में बदली हो गया था। उसने देखा ना इस तरह से, क्योंकि मैं लगातार अगर किसी फोन से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब इनके साथ जरूर कुछ हुआ है। उसने मुझे पूछा कि कसम है आपको, क्या हुआ है मुझे बताओ। मैंने बोला मुझे गोली लगी है। इतना बोलने के बाद वहां से केवल सिसकने की आवाज आती है।
क्योंकि उसने अभी तक कईयों के माथे सुने होते हुए देखा था। आज हमारा नंबर आ गया है, ये सोच कर वो केवल रोती रही। मेरा टॉक टाइम वही समाप्त हो गया था। मेरी वाइफ ने अपने घर वालों को बता दिया कि कोई भी मेरे घर रोता हुआ नहीं आएगा। मेरे हस्बैंड को गोलियां लगी है, लेकिन मेरी बच्ची की 10th की एग्जाम चल रही है, उसका एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई भी मेरे घर रोता हुआ नहीं आएगा। मैं 15 दिन आईसीयू में रहा, उसके बाद जनरल वार्ड में रहा। 1 महीने के बाद जब मैं सीक लीव आया, तब मेरी वाइफ ने अपने बच्चों को बताया, आज पापा घर आ रहे हैं, उनको गोली लगी है। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे बॉडी से पूरा खून निकल गया था। 4-4 आदमी मुझे टॉयलेट बाथरूम लेके जाते थे। जो गोली के स्प्लिंटर मेरे वॉल में थे, वो पीक के साथ बाहर आते थे। गोली इंसान को मरने के लिए बनाई गई है। राइट। अगर इंसान मरता नहीं है तो हर पल मरता है, हर पल तड़पता है। वो तड़प मैंने खुद सहा है, मेरे बच्चों ने नजदीक से देखा है। वो जो गोलियों के जो स्प्लिंटर जो बाहर आते थे, वो मेरा लड़का, वो ऊन जो जख्म थी, वो मेरा बच्चा साफ करता था, मेरी वाइफ साफ करती थी। वो जख्म, वो दर्द मेरे बच्चों ने देखा है। इसके बावजूद आज मेरा लड़का एज अ फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर रहा है। क्या वो है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर। नेवर गिव अप। वाह। तो ये उनका वैसे जर्नी स्टार्ट हुआ या आपसे इंस्पिरेशन मिला था? मतलब यस इंस्पिरेशन जी सर, जैसे कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा सोल्जर बने, लेकिन मैं उसको मैं उसको नहीं बताता। और ये तो नेचर का रूल है सर, राइट। ये तो नेचर का रूल है कि जैसे आप हो वैसे आपके बच्चे बनेंगे, या वो तो होता है। हाँ। बस ये होता है कि उनको उस तरह से क्लाइमेट, उस तरह से एटमॉस्फेयर मिलने की जरूरत है। राइट। अगर वो नहीं है तो वो नहीं बन पाएंगे। और जब हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं तो हमें देखते रहते हैं। देखते रहते एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब हम ट्रेन से आते थे, तो जब हमारा रिजर्वेशन नहीं रहता था, तो हम टॉयलेट बाथरूम के पास बैठे रहते थे। वो जो सिविलियंस जिसका रिजर्वेशन है, वो बोलता है कि बेटा थोड़ा सा पैर लंबा करके बैठना, कहीं अंकल ना बैठ जाए। और जब हमारा रिजर्वेशन होता है तो हम बोलते हैं अपने बच्चों को कि बेटा थोड़ा सा पैर क्लोज कर दे, थोड़ी देर के लिए अंकल भी बैठ जाएंगे। तो ये जो हमारे विचार होते हैं, ये हमारे बच्चे देखते हैं, और शायद इसीलिए सोल्जर्स का बच्चा सोल्जर बनता है। राइट। जिस तरह से एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, क्योंकि उसको जन्मजात ही वो बिजनेस के रूल बताए जाते हैं, वो उनके खून में होते हैं। वैसे ही सोल्जर्स के खून में होता है डिवोशन, डिटर्मिनेशन। यस सर। जी। तो सर, आज तक आपने कौन कौन से मिशन में मतलब काम तो नहीं बोल सकते इस चीज को, लेकिन आप कौन कौन से मिशन में एंगेज से आज तक? 1990 के बाद जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, लकीली मैं उन सभी के अंदर था। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन रेनो, ऑपरेशन सर्पविनाश, क्या? और इन सभी ऑपरेशंस में मैं था। और मुझे गर्व है कि मैं इन ऑपरेशंस का एक पार्ट बना हूं। तो आप किसी ऑपरेशन के बारे में बता सकते हो? हाँ। मतलब जैसे कि ये ऑपरेशन सर्पविनाश, हाँ। ऑपरेशन सर्पविनाश कारगिल के बाद श्रीनगर के अंदर इस तरह से ऑपरेशन रक्षक शुरू हो गया, और फिर ऑपरेशन सर्पविनाश शुरू किया था। ऑपरेशन सर्पविनाश मतलब जहां पर भी आपको ये सर्प दिखाई देते हैं, सांप और सपोले मिलते हैं, उनको वहीं पर रगड़ दो। उनको अंदर आने ही मत दो, ताकि वो अंदर आकर बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे और अपने देशवासियों के लिए खतरा बन सके, तो उनको वहीं पर रगड़ दो। ऑपरेशन सर्पविनाश था। आप कोई इंसिडेंट बता सकते हो उस ऑपरेशन के बारे में? यस, सब इंसिडेंट जैसे कि मैंने आपसे अभी शेयर किया था ऑपरेशन डुम्बलर का, जो मैंने अभी शेयर किया। जब हम ये ऑपरेशन लड़ते हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके आगे नो मैन लाइन्स के अंदर बीच में हम ज्यादातर करते। तो इसमें जो जिंदगी में ना भूलने वाला मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 2000 में
हमारे कैप्टन सुब्रमण्यम साहब शहीद हुए थे हाफुदा फॉरेस्ट के अंदर। जब हम अटैक के लिए गए थे तो उस समय कैप्टन सुब्रमण्यम साहब शहीद हो गए थे और उन्होंने उस एक टेररिस्ट को मार गिराया और उसके बाद उनके ऊपर भी फायर आया। फायर आया तो उनके ऊपर इस तरह से पूरा ब्रस्ट आया था और ऑन वो ब्रस्ट आते समय भी उन्होंने जो सामने वाले टेररिस्ट को मार गिराया। ओके। और ये जो मैसेज जब रेडियो सेट के ऊपर आ रहा था तो मेरे साथ जो उनके साथी थे, जो मेरा उनके बड्डी थे, जिन्होंने एक साथ प्रोविजन किया था, कैप्टन उम्मेद, कैप्टन सुब्रमण्यम के साथ जो एक साथ किया था। और जब रेडियो सिग्नल पे मैसेज आ रहा है कि कैप्टन सुब्रमण्यम शहीद हो चुके हैं, तो वो जो उस समय जो उस कैप्टन उम्मेद की आंखों में से जो आंसू आ रहे थे, तो वो मेरे लिए लाइफ टाइम, मतलब मुझे जब भी एक याद आता है कि किस तरह से हम सोल्जर्स लड़ते हैं। और जब अब हमें मैसेज आता है कि आपका साथी अभी नहीं है, अभी था अभी नहीं है, वो जो फीलिंग आती है वो लाइफ टाइम के लिए रह जाती है। इवन आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको वो फीलिंग आ जाती है कि क्या इमोशनली हम अटैच रहते हैं। और हम सोल्जर्स एक दूसरे के लिए भाई से बढ़कर होते हैं। राइट, ब्रदरहुड की तो बहुत बात होती है आज जी, क्योंकि आपका जब आपके साथ इंसिडेंट हो रहा है, आप उस ऑपरेशन में हो, उस समय आपके भाई नहीं होते हैं, भाई से बढ़कर जो होते हैं वो दोस्त आपके साथ होते हैं। राइट। और वो आपको मरने नहीं देते हैं। एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, मैं हमेशा लाइव उसको याद रखता हूँ क्योंकि वो हमारी स्टोरी है कि अटैक का सिचुएशन था वो, और एक पोस्ट के अंदर बड्डी है और दूसरी पोस्ट में उसका बड्डी था। उस पोस्ट के ऊपर दुश्मन का फायर आया और वो पूरा पोस्ट नेस्तनाबूद हो गया। तो यहाँ से जो उसका बडी था वो उनके मेजर साहब को बोलता है कि सर मैं जाता हूँ, उसके अंदर मेरा साथी है। तो इन्होंने बोला कि रुको, फायर चल रहा है और पोस्ट बर्बाद हो चुकी है और हो सकता है हमारा साथी भी उसमें शहीद हो चुका होगा। लेकिन इसने बोला कि नहीं सर मैं जाऊंगा वहां पर। इन्होंने बोला कि रिस्क मत लो, फायर चल रहा है। हाँ। उसके बावजूद ये क्रॉल करता हुआ उस पोस्ट तक पहुंचता है। इनका जो ऑफिसर जो मना कर रहा था वो उसको सपोर्टिंग फायर देता है। और जब ये वहां पर पहुंचता है और वापस आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। उनको ऑफिसर्स बोलते थे मैंने बताया था ना कि मत जा, वो शायद शहीद हो चुके होंगे। इसका जवाब होता है कि सर वो शहीद हो चुका, वो मर गया, लेकिन मैंने उसका विश्वास मरने नहीं दिया। वो कैसे? बोला कि जब मैं वहां पहुंचा तो वो जिंदा था और उसने हंसकर बोला साले मुझे पता था तू आएगा मुझे बचाने के लिए। क्या बात है। और उसके बाद उसने मेरे गोद में प्राण त्याग दिए। सर वो मर गया लेकिन मैंने उसका विश्वास मरने नहीं दिया। और सोल्जर ऐसे ही होते हैं, सोल्जर्स मर जाते हैं लेकिन अपना प्रति जो विश्वास होता है वो मरने नहीं देते हैं। आपने विक्रम बत्रा सर का वर्ड सुना ही होगा, या तो तिरंगा लहरा के आएंगे या फिर तिरंगा में लपेट कर आएंगे। आएंगे जरूर। तो ये विश्वास होता है हमें अपने आप पर और हमारे देशवासियों को हमारे प्रति, और वही विश्वास हमें लड़ने के लिए प्रेरणा देता है। गोलियां छाती पर खाने के लिए प्रेरणा देता है। राइट। आपने इनके साथ भी काम किया था, संदीप उन्नीकृष्णन सर के साथ। जी। तो वो कहाँ पे? यस, मैं एनर्जी कमांडो भी हूँ। 2006 से 2009 तक 3 साल में एनर्जी कमांडो रहा हूँ। तो मेजर उन्नीकृष्णन सर के साथ मैंने सीसी किया होता, कमांडो सर्कल चलता है जो मानेसर में चलता है। तो मैंने मेजर उन्नीकृष्णन सर के साथ किया था। 2006 में हम दोनों ने एक साथ सीसी किया था। और मैं सर के साथ, सर 51 एससीजी में थे, स्पेशल एक्शन ग्रुप में, और मैं सपोर्टिंग वेपन में था। मेरे पास मेरा स्पेशल वेपन एमएमजी था। तो सर के साथ मैं हमेशा उस कमांड सपोर्टिंग वेपन लेकर घूमता था। अच्छा। तो जैसे ही अलर्ट लगता था, अलर्ट मींस कि
टेररिस्ट का जो मूवमेंट का जो अलर्ट्स, मॉकअप ड्रिल होती थी, सब मॉकअप ड्रिल में मैं सर के साथ रहता था। हाँ और जब अटैक हुआ था उस समय मैं अपने प्रमोशन कैडर के लिए श्रीनगर में गया हुआ था, क्योंकि उस समय मेरी पलटन श्रीनगर में थी। तो हमारा जो प्रमोशन कैडर होता है तो उस वहां पर हमारा फील्ड में करवाया जाता है, हमारा फिनिशिंग होता है। तो मैं प्रमोशन कैडर के लिए श्रीनगर में गया था। अगर मैं उस कैडर में नहीं गया होता हाँ तो उस 26/11 के अटैक में मैं सर के साथ कंधे से कंधा लगा कर लड़ रहा था। ओ तो और वो मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। अपॉर्चुनिटी बोलते हैं आप इसको। सो ये एक अलग थिंकिंग है एक सोल्जर की और आम आदमी की। जी, हम उसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं और लोग उसको बचना मानते हैं। वो शहीद नहीं हुए, मैं बोलूंगा वो अमर हो गए। जी वो शहीद नहीं हुए, वो अमर हो गए उस बात से। हाँ, हर सोल्जर तो शहीद। शहीद, जो शहीद, इसीलिए तो शहीद वर्ड यूज किया जाता है हाँ कि शहीद का मतलब ही अमर, हाँ जीवन भर के लिए वो हमारे देशवासी के दिलों में है। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अभी आप जो काम कर रहे हो जी सर। वो किस तरीके का है और आपका पर्पस क्या है? मतलब रिटायर 28 साल तक सर्विस देने के बाद भी आप कुछ तो कर रहे हो, वो क्या है एक्चुअली, उसका पर्सपेक्टिव क्या है? हाँ, तो जैसे जब मैं रिटायर्ड हुआ था तो मेरा एक मकसद था कि अपने जैसे सोल्जर्स बनाना, डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ। हाँ तो मैं सोच रहा था कि मैं रिटायर होने के बाद क्या करूँगा। हाँ ओके। तो हैट्स अप हमारे बॉस को, मिस्टर जिम्मी मिस्त्री सर को, जिन्होंने इस तरह से एकेडमी बनाई है, डेटा डेला एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडिया फर्स्ट मिलिट्री थीम गैमरस कैंपिंग रिसोर्ट, ओके जहां पर हम सोल्जर्स, सिविलियंस, आने वाले सिविलियंस को, कॉर्पोरेट ग्रुप को ट्रेनिंग देते हैं। ओके क्योंकि हमें पता है कि जितना जरूरी हमारे लिए एजुकेशन होता है, हाँ हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए हाँ। जितना जरूरी होता है एजुकेशन, हाँ उतना ही जरूरी होता है सर्वाइवल। सर राइट। हाँ एजुकेशन आपका एक विंग हो गया, हाँ सर्वाइवल आपका दूसरा विंग हो गया राइट। अगर आप, आपका परिवार इस जंगल रूपी दुनिया में फ्लाई करना चाहते हैं, हाँ उड़ना चाहते हैं, हाँ तो आपके पास दोनों भी होनी चाहिए, राइट। एजुकेशन एंड सर्वाइवल, सर्वाइवल। यस। एजुकेशन आपको दिया जाता है आपके सोसाइटी के अंदर, महंगा से महंगा एजुकेशन हम अपने परिवार को देते हैं। राइट। हाँ इवन उनके साथ हिंदी में भी बात नहीं करते हैं कि उनकी इंग्लिश ना खराब हो जाए। ये बहुत हाँ राइट है। जब अगर हमारा बच्चा फिर किसी इंसिडेंट के अंदर फंसता है हाँ तो अच्छी तरह से इंग्लिश में बोल सकता है, काइंडली हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। हाँ राइट। अपना बचाव वो नहीं कर सकता है। अपना बचाव वो तब कर सकता है जब उसको सर्वाइवल स्किल के बारे में वो वाफियत है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, लैंग्वेज की भी, वो भी जरूरी है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग वो करता है जो उससे पहले करवाया जाता है। तो डेटा के अंदर आपको डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ सर्वाइव करना सिखाया जाता है। राइट। वहां पे कॉर्पोरेट ग्रुप भी आते हैं। हाँ कॉर्पोरेट ग्रुप वहां पर अपने एम्प्लॉयज को लेकर आता है ओके। और हमारे से ट्रेनिंग करने के बाद फिर कॉर्पोरेट ग्रुप उन्हें सोल्जर्स बनाकर लेकर जाता है। वो सोल्जर्स जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए समय, अपना स्किल ही नहीं बल्कि जान भी दे सकते हैं, डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कॉर्पोरेट को कोई भी टारगेट दे दो। हाँ आपको पता होगा कि किसी भी देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है उस देश की सेना। क्यों? क्योंकि हर सैनिक के अंदर डिवोशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, डिसिप्लिन भी होता है। राइट। और when you going gets tough, tough gets going। That is always। मतलब एक बार जब जो चीज आप ठान लेते हो अपने अंदर कि मैंने ये करना है, कॉर्पोरेट ग्रुप सभी मिलकर सोचते हैं कि हाँ हाँ, बॉस के साथ मिलते हैं, हाँ यस यस ये करना है। 3-4 दिन के बाद उनका जो मुराद होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। राइट राइट। लेकिन सोल्जर्स का ऐसा नहीं होता है। When you going gets tough,
हाँ। टफ गेट्स गोइंग। एक बार जो आपने ठान ली, तो जब तक आप ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है, आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर का जोश कम नहीं होना चाहिए। राइट। मैंने ये एक सेम चीज एक इंटरव्यू में सुना था जी। कि वो जो सोल्जर जहाँ पे सोते हैं उसके अंदर एक चीज लिखी हुई थी हमेशा कि आज लड़ाई होगी। वो मतलब हर दिन उठने के बाद वो माइंडसेट ही होता है कि नहीं आज होगी, मतलब यू हैव टू बी रेडी एवरी डे विद द Yes. सेम फोर्स, राइट? जी। भाई तो आपका ये जो ट्रेनिंग है डेटा वाला, तो उसमें क्या क्या होता है, किस टाइप की ट्रेनिंग होती है, आप क्या क्या सिखाते हो वहाँ पे? इनमें 3 तरह का ट्रेनिंग होता है। एक तो सबसे पहले हिल नाइट होता है, नाइट जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग, जिसके लिए आपको सबसे पहले यूनिफॉर्म इशू किया जाता है। ओके। हमारी कोई भी ट्रेनिंग विदाउट यूनिफॉर्म नहीं होती है, क्योंकि उस यूनिफॉर्म में वो पावर होती है राइट। हाँ। जो उसको पहनने वाले के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। टॉपिक हाँ। और सोल्जर्स आर नॉट बॉर्न बट दे आर मेड। सुपर ह्यूमन सूट उन्हें बनाया जाता है। बनाया जाता है, राइट। तो कैसे? जब आप आओगे हमारे साथ और यूनिफॉर्म पहनोगे तो आपको पता लग जाएगा। राइट। ये कितने दिन का इवेंट होता है फिर या ट्रेनिंग होता है? 1 डेज में कवर हो जाएगा। 2 घंटे का ट्रेनिंग होता है सर्वाइवल्स की। ओके। हिल नाइट जो कि 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, हाँ। इसके अंदर आपको जंगल सर्वाइवल सिखाया जाता है। हाँ। 5 यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपको एक बैग यूज किया जाएगा। हाँ। उस बैग के अंदर होगी वाटर बोतल, बैठने के लिए कैंप स्टूल दिया जाएगा, एक हाथ में टॉर्च होगी, दूसरे हाथ में वॉकिंग स्टिक होगी। ओके। 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 2 घंटा डीप इनसाइड जंगल के अंदर आपको नाइट जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके। उस दौरान आपको ज्यादा थकाया नहीं जाएगा। अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर वॉक करवाया जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 13 किलोमीटर डीप इनसाइड जंगल के अंदर आ चुके हुए होते हैं। ओके। ओके। हमारा जो रिसोर्ट है वो जंगल के अंदर है। ओके। 5 से 10 मिनट वॉक, फिर बैठकर सर्वाइवल की क्लास, फिर वॉक, फिर सर्वाइवल की क्लास। इस तरह से 2 घंटा ट्रेनिंग करने के बाद आपका फियर ऑफ डार्कनेस दूर हो जाएगा, राइट। फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल दूर हो जाएगा, राइट। फॉरेजिंग फॉर फूड, नेविगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टार। मैं जस्ट एक ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ सर आपको कि अगर मैं अभी आपके साथ हूँ और अचानक मेरे लिए आपको अगर स्ट्रेचर बनाना पड़ता है, तो आप किस तरह से मेरे लिए स्ट्रेचर बना सकते हो या मंगवा सकते हो? कितना देर लग जाएगा? मैं तो कंधे पे लेके जाऊंगा बेटर। वेरी गुड। वो कैरी करके लेके जाओगे, हाँ। है ना? कैरी करके लेके जाओगे, लेकिन आपका शरीर और आपका दिमाग वही करेगा जो आपने इससे पहले किया होगा, नहीं तो सिंपली गिव अप कर देगा। राइट। राइट। तो सराउंडिंग चीजों की मदद से, सराउंडिंग चीजों की मदद से और आपके पास जो चीज अभी अवेलेबल है उनकी चीजों की मदद से 10 सेकंड के अंदर किस तरह से स्ट्रेचर बनाना है वो हम सिखाते हैं। क्या 10 सेकंड के अंदर। बहुत बहुत वैल्यूएबल होगा। मतलब जी। ये बहुत से इंसिडेंट देखे जो लोग ट्रैक के लिए जाते हैं, वहां पे गिर जाते हैं या फिर रात को फंस जाते हैं। आपने जैसे स्टार्स की मदद के मतलब मदद से नेविगेशन कैसे वो भी सीख जाएंगे। ये तो लाइफ सर्वाइवल स्किल में आ गया इनडायरेक्टली, बहुत हेल्प करेगा सब जी, लोगों को। हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और सर जैसे हम शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, इस चक्कर में मतलब घोंसला बनाने के चक्कर में हम इतने मशगूल हो गए हैं कि उड़ने को पंख भी है ये भी हम भूल गए। वेरी वेल सेड, बहुत सही है। हमारी रियल प्रॉपर्टी हम भूल गए। हमारी रियल प्रॉपर्टी है हमारा शरीर। और हमारा शरीर अगर, इसीलिए ये बोला जाता है कि शरीर साक्षात परमेश्वर, आपका शरीर ही भगवान है और उसके अंदर वो थॉट्स होने चाहिए, डिवोशन, राइट। और मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड वही करता है जो बार बार वो सुनता है। राइट। रेपिटेशन इज स्ट्रेंथ। यस। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को अगर स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो उनको वो बोलिए जो आप बनाना चाहते हो। राइट। वो मत बोलिए जो वो है। अगर मान लो जैसे कि बच्चा लेजी है तो उसको ये मत बोलो कि ये लेजी है, उसको ये बोलो कि ये बहुत जल्दी उठ जाता है और जल्दी उठकर सब अपना काम कर लेता है। तो फिर वो बनेगा जो आप चाह रहे हैं। पॉजिटिव एनफोर्समेंट ये होता है, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में से बताया जाता है पेरेंट्स काउंसलिंग में कि ऐसे नहीं, ऐसे बात करो तो वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा।
सो सर अभी रैपिड फायर स्टार्ट करेंगे जी। तो कुछ सवाल है आपके लिए. सो फर्स्ट इज सबसे टफ मिशन क्या होता है? सबसे टफ मिशन, टफ हमारे लिए कुछ नहीं होता है क्योंकि हम स्पेशल होते हैं और मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, हमें चुना ही स्पेशल मिशन के लिए जाता है, हमें चुना ही स्पेशल मिशन के लिए जाता है, तो हमारे लिए कोई टफ नहीं होता है, हमारे लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है. क्या बात है. सबसे डेंजरस लोकेशन क्या है? सबसे डेंजर लोकेशन वो लोकेशन है जहां पर टेररिस्ट को सिविलियन मदद करते हैं. आपको पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है और अपने कौन है. सबसे डेंजर लोकेशन आपके लिए वो है. क्या बात. एक फौजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी? एक फौजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन. ओके. क्या कभी डर लगा है और कैसे जीता उससे? सवाल ही गलत है बट फिर भी डर लगा है. डर तो लगा है क्योंकि फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ ने कहा है कि अगर आप डर नहीं रहे हो हाँ. तो या तो आप गोरखा हो या आप झूठ बोल रहे हो. राइट. डर ही आपको जीतना सिखाता है. राइट. और डर उसको नहीं होता है जिसका यह फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा. राइट. क्योंकि डर, आपको डर होगा और डर के आगे ही जीत. अगर आपको एक बार फिर यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगा तो क्या आप करोगे? यूनिफॉर्म मैंने उतारा लेकिन यूनिफॉर्म ने मुझे नहीं उतारा है. यूनिफॉर्म तो मेरा कीन बनकर रह गया है मेरे साथ. क्या बात. और मैं वही कर रहा हूँ अभी भी, रिटायर्ड होने के बाद भी. देशवासियों के दिलों में जो सोल्जर है, इनसाइड द हार्ट ऑफ एवरी सिटीजन देयर इज अ सोल्जर ऑफ हिज ओन कंट्री. और वो सोल्जर्स मर चुका है, वो सोल्जर शहीद हो चुका है. उन सोल्जर्स को हम जगा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पर अगर एक सोल्जर शहीद हो जाता है तो दूसरा सोल्जर उसकी जगह लेता है. राइट. दूसरा सोल्जर अगर शहीद हो जाता है तो तीसरा सोल्जर उसकी जगह लेता है. राइट. लेकिन जो सोल्जर हमारे दिलों में है, अगर वो शहीद हो जाता है तो ना तो हमारा देश रहेगा ना इंसानियत रहेगी. इसलिए अपने अंदर के सोल्जर्स को कभी मरने नहीं देना है. Right. उसको डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ जिंदा रखना है. क्या बात है. एक आखिरी सवाल आपके लिए, पॉजिटिवनेस क्या है? पॉजिटिवनेस सकारात्मकता. जब आप जीवन में आने वाले विघ्नों से सामना करना सीख जाते हैं तो आप जीवन के सभी परिस्थितियों में सकारात्मक हो जाते हैं, सभी परिस्थितियों में पॉजिटिव हो जाते हैं और फिर आपके अंदर वो डिवाइन थॉट्स आ जाता है. नेवर गिव अप, नेवर गिव अप एंड नेवर गिव अप. नेवर. तो सर आपकी कहानी सिर्फ इंस्पायरिंग मोटिवेशनल नहीं थी, ये उससे भी कुछ ज़्यादा था मेरे लिए और ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि एक नया पर्सपेक्टिव मुझे हर बार मिलता है हर इंसान से. तो आपने जो मेरे अंदर का सोल्जर था डेफिनेटली आज उसको जगाया है. और मैं उसको जिंदा भी रखूंगा आगे. थैंक यू सो मच सर. और ये असल में ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस शहीद सोल्जर की कहानी है, हर उस सर्विंग सोल्जर्स की कहानी है जिसको मौका नहीं मिला इस तरह से, उसको इस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं मिला. मुझे प्लेटफॉर्म मिला, इसलिए मैं ऑलवेज ग्रेटफुल विवाद सर आपका कि आपने मुझे इस तरह से प्लेटफॉर्म दिया और ताकि मैं मेरे विचार अपने देशवासियों के साथ शेयर कर सकूं. और ग्रेटफुलनेस मैं हमेशा. थैंक यू सर. मैंने बुलाया और आप यहाँ पे आ गए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आपके बिजी रूटीन में. यस. सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आप अगर देखते हो, आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो काम करने का मोटिवेशन मिलता है. और आपके भी कुछ थॉट्स है, अगर आपको भी कोई बात इस शो में इंस्पायर करती है तो वो आप मुझे बता सकते हो, या फिर जो चीज़ें आपने आज सीखी है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो. तब तक के लिए स्टे फिट एंड बाय बाय.